जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट में आज क्या कुछ समझेंगे कि जेबीसीसीआई को जो 18 अप्रैल को 9वीं बैठक हुई उसके बारे में समझेंगे। हालांकि वीडियो काफी लेट बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो मेरे पास टाइम नहीं था, तो लेकिन आप लोगों को बहुत सा कमेंट आ रहा है कि बार वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए मैं बना रहा हूँ। हालांकि मैं पूरा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, फिर भी लगभग मोटी मोटी मैं आपको सारी बातें शॉर्टकट कम समय में समझाता हूँ। उसके बाद दूसरी खबर हम देख लेंगे अप्रेंटिस के बारे में, कि अप्रेंटिस के बारे में भी कुछ न्यूज आई है, उसे भी देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कोल इंडिया के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सबको पता है कि 18 अप्रैल को जो 9वीं बैठक हुई जेबीसीसीआई की वो संपन्न हुई। उसके बाद क्या कुछ हुआ, लगभग अधिकांश खबरें मिल चुकी है। जो छूट गया आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सबको पता था कि जो जेबीसीसीआई का बैठक है वो कोलकाता में होने वाली थी, जो सीआईएल के मुख्यालय है। लेकिन इस बार कोलकाता में ही हुई, लेकिन सीआईएल के मुख्यालय में नहीं हुई। तो जेबीसीसी की जो 9वीं बैठक है वो सीआईएल के मुख्यालय ना होकर ताल कुटिल कन्वेंशन सेंटर इको पार्क न्यू टाउन हॉल है कोलकाता में, वहां पे हुई। ये भी वहीं पे जेबीसीसी के जहाँ ऑफिस है उसी से कुछ दूरी पे है, तो उनमें हुई। अब क्या हुआ कि मीटिंग से पहले यह तय हुआ था कि जो भी यूनियन है, जो चारों यूनियन है और एक और इंटक शामिल हो चुका। अब 9वीं बैठक, 8वीं बैठक तक इंटक नहीं थे, लेकिन 9वीं बैठक से वो भी शामिल हो चुके हैं। तो ये पांचों यूनियन का था कि नाश्ते के समय वो आपस में वार्ता करेंगे कि आगे की क्या रणनीति होनी है और आगे क्या बात करनी है। हालांकि लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नाश्ते के समय में आपस में वार्ता नहीं हुई, डायरेक्ट मीटिंग शुरू हुई। और मीटिंग के बाद उसके बाद क्या कुछ हुआ तो आगे हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब मीटिंग शुरू हुई तो कोल इंडिया के जो चेयरमैन है सीआईएल के, प्रमोद अग्रवाल जी, उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। जिस कारण क्या हुआ कि वो आए और सबसे पहले उन्होंने अपनी ही बात को रख दिया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अचानक उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, तो उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा सीधा सीधी कि जो 19% एमजीबी है उनके बारे में सभी को आश्वस्त किया कि आप इसके बारे में चिंता ना करें। 19% एमजीबी तय हो चुकी है, तो ये फिक्स मिलेगी ही। डीपी से मंजूरी दिलाना ये कोल इंडिया की जिम्मेदारी है, इसे मंजूरी दिला दी जाएगी, आप इस बारे में चिंता नहीं करें। और आगे के बारे में उन्होंने दूसरी बात भी कहा है कि जो भी कोल इंडिया में जो भी वर्कर है, कोल वर्कर है, इन्हें जो अलाउंस मिल रहे हैं इनमें कोई भी मतलब किसी तरह के अलाउंस में फ्रीज नहीं किया जाएगा, नहीं रोका नहीं जाएगा, अलाउंस मिलेगी। और आगे क्या है कि जो अलाउंस के बारे में बढ़ोतरी, किसमें कितना पसंद करना है, किसमें क्या बढ़ाना है, उसके बारे में आपस में चर्चा कीजिए। और वो अपनी बात को रख के वहां से फिर निकल गए क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ कि आगे जितने भी यूनियन थे, पांचों यूनियन, और उसके बाद जो कोल इंडिया के प्रबंधन थे, जो भी आला अधिकारी थे, सभी में आपस में चर्चा हुई। तो उसमें काफी कुछ चर्चाएं हुई, चर्चा में काफी कुछ समझ में निकल के आया है, जिसमें लगभग यूनियन के द्वारा 108 या 110, लगभग 108 जैसा सुनने में आया कि 108 चार्टरशीट दिया गया कि आप इन 108 समस्या है उसमें मतलब किस चीज में कितना बढ़ाना है, क्या है, टोटल मिला के दिया गया था। उसमें बहुत सी बातों पर चर्चा हुई, लेकिन बहुत सी बातों पर चर्चा नहीं भी हुई। तो क्योंकि समय का अभाव था, दिन भर का मीटिंग रखा गया था। हाँ, कोल इंडिया का चाहती तो ये मीटिंग को 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए लगातार रख सकती थी, क्योंकि अगर एक बार मीटिंग हुई, अब अगली जो मीटिंग है जेबीसीआई की 10वीं बैठक, वो मई के फर्स्ट वीक में रखी जा रही है। तो क्या है कि फर्स्ट उस समय जितने यूनियन थे वहां पहुंचे, अब फिर से मई के फर्स्ट वीक में फिर से जाएंगे। तो अगर उसी मीटिंग को अगर कंटिन्यू 2 दिन या 3 दिन रख दिया जाता तो सारी समस्या को हल हो जाता और समय भी बचता, साथ ही साथ खर्च भी बचता। क्योंकि अगर उतने यूनियन वहां आ रहे हैं तो उनके रहने, खाने पीने सभी का व्यवस्था, सभी का खर्च उठता है। तो अगर चाहते हैं तो वो उस हिसाब से कम कर सकते थे, आने जाने का परेशानी भी बचता और एक साथ सभी मुद्दा तय हो सकता था। लेकिन एक दिन का मीटिंग था, जो ओवर के आया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 19% एमजीबी जब सबको आपको पता चल गया, आगे क्या हुआ कि जब चेयरमैन से चले गए हैं, काफी बात हुई और काफी बातों में बढ़ी है। तो क्या क्या बढ़ा है, चलिए हम ये समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो वार्षिक बढ़ोतरी है वो 3% बरकरार रहेगी, यानी जो वार्षिक बढ़ोतरी है उन्हें 3% बरकरार रखने की कहा गया है। यानी साल में जो 3% वार्षिक बढ़ोतरी होती है उसे 3% पहले था, उसे बरकरार रखी गई है। दूसरा है कि चार्ज अलाउंस भी कंटिन्यू रखा गया है, जो चार्ज अलाउंस मिलता है उन्हें भी कंटिन्यू रखा गया है। इसके बाद क्या है कि रात्रि भत्ता जो क्या था, पहले क्या था, ये लगभग 35 रुपए मिलता था प्रत्येक दिन के हिसाब से, लेकिन अब उसे 35 रुपए से बढ़ा कर क्या कर दिया गया है, 50 रुपए कर दिया गया है। 50 रुपए मिलेगा रात्रि भत्ता। नेक्स्ट अब देखेंगे हम चौथा में कि अब तिमाही की जगह महीने में 10% बोनस मिलेगा। पहले क्या होता था कोल इंडिया में कि जितने भी वर्कर है या जितने भी कामगार हैं, जितने भी है, सभी को क्या होता था, हर 3 महीने में एक बोनस मिलता था। और उसके बाद जो दुर्गा पूजा में बोनस मिलता है वो तो मिलता ही था, साथ ही साथ हर 3 महीने में एक बोनस मिलता था, एक क्वार्टरली बोनस बोल के मिला जाता था। लेकिन अब उसके जगह क्या किया जाएगा है कि हर महीने उन्हें 10% जो उनका पेमेंट है उनका 10% बोनस दिया जाएगा। हर महीने में उन्हें 10% बोनस के रूप में मिलेगा और वो तिमाही वेतन को बंद कर दिया गया है। तो ये नेक्स्ट है। उसके बाद 5वां देखेंगे हम कि
कि नर्सिंग अलाउंस भी 400 रुपए पहले मिलता था नर्सिंग अलाउंस, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। अब सभी को नर्सिंग अलाउंस जो है उसे 500 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे छठा जो है कि ओवर टाइम का बेसिक जो सीलिंग का यूनियन ने विरोध किया था। ओवर टाइम का जो बेसिक था उसे सीलिंग किया गया, लेकिन उसमें यूनियन ने विरोध किया है। हालांकि अभी आगे देखते हैं क्या है, लेकिन जो उस सीलिंग में क्या है निर्णय जो है वो सब कमेटी लेगी, ये निर्णय दे दिया गया। हालांकि सीलिंग का जो यूनियन है फर्स्ट में उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन सब कमेटी जो बैठेगी उस समय के लिए उसे रखा गया है कि वो निर्णय लेगी सीलिंग के लिए। नेक्स्ट जो है वो है भूमिगत भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि भूमिगत भत्ता में काफी है, पहले यूनियन ने 10% की मांग की है, लेकिन प्रबंधन की तरफ से 9% तक की है कि हम 9% से ज्यादा भूमिगत भत्ता जो नहीं दे पाएंगे। और भी काफी कुछ बातों में सहमति बनी और बहुत सी बातों में सहमति बनना भी बाकी है। उसके अलाउंस, हालांकि चार्जेस जो अलाउंस है वो फ्रीज नहीं होंगे, लेकिन किसी में कितना बढ़ोतरी है तो ये जो जेबीसीसी की नेक्स्ट मीटिंग होगी ये मई के फर्स्ट वीक में उम्मीद है होने की। हालांकि इसके आधिकारिक अभी कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, नहीं देखे हैं, लेकिन बोला गया है तो ऐसा सुने हैं कि मई के फर्स्ट वीक में, उम्मीद है कि मई के फर्स्ट वीक में हो भी जाएगी। तो ये सब हो गया है। टोटल कितने पद उसमें जो चार्टर शीट था उसमें क्या था 108 में। ये काफी कुछ मुद्दे हैं जो सहमति बनी, और भी बहुत से सहमति बनी, और भी बहुतों में अभी फैसला होना बाकी है जो सहमति बनेगी। तो संभव है कि मई के मामले, मई में अगर जो अगली बैठक है जो 9वीं के बाद अब जो 10वीं बैठक होने वाली है जेबीसीसी 11 की, उसमें जो भी मीटिंग होगी वो अंतिम बैठक होगी। और उसके बाद अगर सभी चीज संपूर्ण रहा तो उसमें हस्ताक्षर हो जाएंगे, और हस्ताक्षर हो जाएंगे तो उम्मीद है कि मई के बाद जून महीने से आप लोगों को, मई या तो नहीं तो जून के महीने से आप लोगों को जो नया वेतन है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है कि जून से मिलना प्रारंभ होने की जो उम्मीद है वो काफी ज्यादा है। तो क्या है कि सीआईएल के जो चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल, उनका जो कार्यकाल है वो जून महीने तक का ही है। जून महीने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि उनके ही रहते ही ये सारी जो समस्या है, जिसमें भी जो जेबीसीसी की मीटिंग है, इसमें क्लियर हो जाए और उन पे उनका दस्तखत भी हो जाएगा और आगे जो सभी क्रिया हो जाएंगे। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जून से आप लोगों को पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। बस अगली बैठक का वेट करना है। जो अगली बैठक में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा। आप चैनल पे बने रहें। चलिए हम चलते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर क्या है अप्रेंटिसों के बारे में, उसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपनी अगली खबर हमारी जो ये खबर है ये अप्रेंटिसों के बारे में है। तो अप्रेंटिसों के बारे में समझेंगे। तो आप देखिए कि आपकी स्क्रीन पे एक लेटर है। ये लेटर का 2 पेज है, मैं पार्ट बाय पार्ट आपको करके दिखाऊंगा। अब ये लेटर क्या है, ये इंटक द्वारा लिखा गया था। किनको लिखा गया था? सीआईएल के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को लिखा गया। और ठीक 18 तारीख को जो जेबीसीसी की बैठक हुई उसके बाद 19 तारीख को ये पत्र लिखा गया। तो ऐसा क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ, तो आप सबको पता है कि अप्रेंटिसों का स्ट्राइक चल रहा है काफी दिनों से। हर जगह सब्सिडी में चल रहा है, स्ट्राइक भी हो रहा है, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इंटक ने पहल की है और चेयरमैन को पत्र लिखा। हालांकि इनसे पहले ही इंटक जो है वो 4/4/2023 को भी इंटक ने सीआईएल के चेयरमैन को पत्र लिखा था एक बार। उसमें भी उन्होंने ये उनके आग्रह किया था और उन्हें बताया था कि जो कोल इंडिया में जो अप्रेंटिस लड़के हैं वो जो है वो अप्रेंटिस करने के बाद बेरोजगार है, तो उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ प्रबंधन की तरफ से कुछ किया जाए, उनके लिए उन्होंने पत्र लिखा था और आईटी अप्रेंटिसों को अपना सपोर्ट दिया था। साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था अप्रेंटिसों को कि 18 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें भी वो बात सीआईएल के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी से बात करेंगे इस विषय में भी। लेकिन आप लोगों को, जैसे अभी आप लोगों ने वीडियो देखा कि इसमें क्या है कि जो सीआईएल के चेयरमैन है उनकी तबियत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अपनी बात को करके और सीधा निकल गए क्योंकि उनकी तबियत अच्छी नहीं थी। तो ये पूरी बात वो बता नहीं पाए, इसलिए उन्होंने जैसे ही आए वहां से 18 तारीख से बाद, उसके बाद 19/4 को ये पत्र लिखा गया, जिसमें आप पत्र के 7 नंबर में देखेंगे अप्रेंटिसों की बात की गई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस पत्र को पढ़ सकते हैं। जिन्हें नहीं दिख रहा हो तो आप चाहें तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप मुझे अपना नंबर देंगे कमेंट में, मैं उसमें पीडीएफ कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, पीडीएफ कर दूंगा। अब इस पत्र के माध्यम से इंटक जो है उन्होंने सीआईएल चेयरमैन को भी इस बार फिर से लिखा है कि आप इनके बारे में सोचें, क्योंकि रेलवे दे रही है। उन्होंने इसमें रेलवे का भी एग्जांपल दिया है और अदर कंपनियों के भी बारे में कहा है कि अगर वो दे रही हैं तो आप अपने अप्रेंटिसों को क्यों नहीं दे रहे हैं। इन्हें भी रोजगार से जोड़ना चाहिए, इन्हें भी रोजगार की आवश्यकता है, ये भी डबल स्किल हो चुके हैं, तो इन्हें रोजगार की आवश्यकता है, इन्हें भी जोड़ना चाहिए। और उन्होंने पत्र लिखा है, आप पत्र देखेंगे। साथ ही साथ क्या हुआ है कि एसएससीएल में भी आंदोलन चल रहा था जो कि समाप्त हो चुका है, लगभग 1 सप्ताह से ऊपर ही हो चुका है आंदोलन को समाप्त हुए। अब इस आंदोलन में समाप्त हुआ तो क्या कुछ आश्वासन मिला, तो आश्वासन में क्या है कि वहां से जो सीएमडी है और आला अधिकारी है उनसे अप्रेंटिसों को मीटिंग हुई। मीटिंग में कुछ सदस्य भी शामिल हुए हैं, जो आप देखिए कि पेपर का कट आपके पास दिख रहा है, इसमें उनके कुछ नाम भी लिखे हुए हैं। तो मीटिंग में वहां के जो सीएमडी सर हैं एससीसीएल के,
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वहां के सीएमडी सर और अधिकारीगण, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं है, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जहां तक उनसे संभव होगा, उन्होंने ये कहा है कि अगर उनसे जहां तक संभव होगा वो कोशिश करेंगे आप लोगों को रोजगार से जोड़ने के माध्यम से, चाहे आउटसोर्सिंग में हो या जिस भी माध्यम से हो, आप लोगों को रोजगार को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आंदोलन को समाप्त किया गया है। हालांकि पिछली बार भी उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि उन्होंने पत्र भेजा है, लेकिन अभी तक रोजगार से जोड़ा नहीं गया। इस वर्ष भी आश्वासन मिला है, अब आगे अगर रोजगार से जोड़ा जाए तो कुछ कहेंगे, नहीं तो समझ लीजिए कि फिलहाल तो आश्वासन ही है। तो उसके बाद क्या है कि आप लोगों को पता है कि बीसीसीएल में भी लगभग 150 दिन होने वाले हैं आंदोलन के। पिछली बार चला था लगभग 54-55 दिनों का आंदोलन, वो समाप्त होने के बाद अल्टीमेट लिया गया था 15 अगस्त तक का। अल्टीमेट के बाद भी नहीं दिया गया, उसके बाद भी 3-4 महीने बाद नहीं हुआ, तो फिर से अप्रेंटिस ने स्ट्राइक किया और अनिश्चितकालीन आंदोलन किया है। और जो आंदोलन अभी तक चल रहा है लगभग 150 दिन से भी ऊपर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक प्रबंधन की तरफ से एक भी अप्रेंटिस को रोजगार से जोड़ा नहीं गया है। तो अप्रेंटिस लड़के भी है, इनको ये दशा देखकर इंटक सामने आया है। इंटक के जो यूनियन है उन्होंने सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हम आपके बारे में सीएल के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी से बात करेंगे और आपको रोजगार से जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि और भी जो यूनियन है, हालांकि अभी इंटक आए हैं, एक यूनियन आए हैं, और भी यूनियन है, वो यूनियन भी चाहे हैं तो अप्रेंटिस की मदद कर सकते हैं। और अगर सभी यूनियन मिलके, जैसा कि आप लोग जीवीसीएल की मीटिंग में 5 यूनियन सम्मिलित हुए हैं, अगर ये 5 यूनियन मिलके जीवीसीएल की मीटिंग या फिर सीएल के चेयरमैन को पत्र लिखे और उनसे आग्रह करें कि अगर अप्रेंटिस को रोजगार से जोड़ा जाए, तो उम्मीद है 99% चांस है कि उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सभी यूनियन है, यूनियन की बात उन्हें सुनना ही पड़ेगा। और अप्रेंटिस सिर्फ रोजगार की मांग कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी मांग नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि आउटसोर्सिंग में रोजगार दीजिए, रोजगार आप जो बेसिक पे देते हैं वहां पे ठेकेदार को, आप डायरेक्ट हमें दीजिए, बस, और कुछ मांग नहीं है। तो ये आउटसोर्सिंग में रोजगार हालांकि वो रख ही रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी मेरे वीडियो में भी देखा होगा कि जो राज्य सरकार है झारखंड की, उन्होंने भी कहा था कि 75% लोकल लड़कों को, स्थानीय लड़कों को रोजगार दिया जाएगा। तो अब क्या होता है कि स्थानीय लड़कों को रोजगार दिया जाता है, लेकिन वहां पे जो अनस्किल है, अधिकांश लड़के ऐसे होते हैं, कुछ इधर उधर से जैसे भी चाहते हैं, लेकिन अप्रेंटिस लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अप्रेंटिस लड़के डबल स्किल है, अगर वो चाहे देंगे, लेकिन उनको डर रहता है कि जो लड़के अप्रेंटिस लड़के हैं वो पेमेंट की मांग करेंगे। हालांकि जो आउटसोर्सिंग में है, आउटसोर्सिंग में काफी कुछ अंदर की अगर जांच करें, सूत्रों के हवाले से भी काफी खबर आती है कि बहुत कम पेमेंट में अप्रेंटिस लड़कों को खटाया जाता है। 8 घंटे, कहीं कहीं 10 घंटे, कहीं 12 घंटे भी आउटसोर्सिंग में काम किया जाता है, 8 से 10,000 12,000 रुपए पेमेंट देके। तो ये काफी खास उनके, आप कह सकते हैं कि मजदूरों के साथ भी शोषण हो रहा है। हालांकि अप्रेंटिस लड़के को रोजगार नहीं मिल रहा है। अप्रेंटिस लड़के रोजगार मिलेंगे तो वो भी चाहेंगे कि हमें जो बेसिक पे है, अप्रेंटिस लड़कों का यही मांग है कि जो कोल इंडिया बेसिक पे देती है, आप वो पेमेंट हमें सीधे हमारे अकाउंट में दे, क्योंकि ठेकेदार जो है वो पैसे रख लेते हैं। आगे जो भी है, हालांकि ठेकेदार की भी कुछ मजबूरियां होती है, काफी समस्याएं होती है, कहीं भी माइनिंग चलाना इतना आसान नहीं होता है। तो जो भी समस्या है, खैर अप्रेंटिस लड़कों को ये मांग है कि उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। आगे देखिए क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट रहेगा या फिर जो भी इंटक की तरफ से इन पत्र का जो भी जवाब आएगा, या फिर सीएल का अगली मीटिंग में जो जो तय होगा और जो सहमति बनेगी, वो सब वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। इस बार वीडियो लेट हुआ है, अगली बार वीडियो लेट नहीं होगा, आपको समय मिलेगा। चलिए, आप चैनल को बनेगा है, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि जानकारी सबके पास पहुंचे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को किन व्यक्तियों को कितना कितना अलाउंस, क्या बेसिक क्या है, इसके बारे में एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप क्लियर समझ सके कि आपकी पेमेंट क्या है। अगर कोई ऐसा है जो चाहते हैं कि अपना पे स्लिप के हिसाब से समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर दीजिएगा, मैं आपको पे स्लिप के हिसाब से भी बता दूंगा। खैर जो भी है, आगे जो अपडेट रहेगा मैं आपको दूंगा। चलो के लिए जय हिंद, जय भारत।